नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और सभी दर्शकों का स्वागत है। एक खास स्पेशल इंटरव्यू सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज़ादी की सालगिरह के मौके पर। और ये इतना बड़ा मौका है 75 साल पूरे कर लेने के बाद कि इस वक्त के हमारे हिस्ट्री के जो बहुत ही क्यूरियस ऑब्जर्वर्स हैं, जो पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमिक, गवर्नेंस और सारे मुद्दों पर नज़र रखते हैं और बड़ी मजबूत राय रखते हैं, जिससे कि ओपिनियन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स भी इम्पैक्टेड होते हैं। हम बात कर रहे हैं हरीश साल्वे साहब से इस इंटरव्यू में। उनके परिचय की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहले सॉलिसिटर जनरल थे। इस वक्त दुनिया और देश के बड़े बड़े केस मुकदमे जो होते हैं और रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं, उसमें उनका बड़ा भारी रोल रहा है। साल्वे साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आज़ादी की सालगिरह के मौके पर पहला सवाल हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप लंदन में बहुत वक्त गुजारते हैं। इस वक्त भारत का जो इमरजेंस हो रहा है, उसके बारे में दुनिया हमको किस नज़र से देखती है, और हमारी इस राइजिंग जो कहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डिप्लोमेसी है, जिसमें कि इंडिपेंडेंस एक बहुत मजबूत पिलर है, हमारे बारे में क्या समझते हैं लोग? इसके दो पहलू हैं संजय। एक तो यह है, जैसे मैंने किसी दूसरे चैनल पे उस दिन कहा था, पहले लोग देखते थे तो कहते थे ओह ही इज एन इंडियन। अब लोग देख के कहते हैं ओह यू आर एन इंडियन। तो ये एटीट्यूड चेंज हो गया है। आज लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं इंडियंस को। ये जो था कि ये गरीब देश के, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के कौन है ये, और ये कटोरा लेके घूम रहे हैं, ये 180 डिग्री टर्न हो गया है। अब ये हो गया है कि वो देश हमारे की तरफ देख रहे हैं कि भैया हमारे साथ बिजनेस करो, हमारे को बिजनेस दो। हम लोगों की हालत पतली है, आप लोग ग्रो कर रहे हो, आप नया इकोनॉमिक पावर हाउस है, और आपके साथ हमारे को रह के साथ मिल के काम करना है। तो इससे जो ये क्वांटम चेंज आया है भारत की इमेज में, ये बहुत अहमियत रखता है एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे कि इंडिया को लोग किस तरीके से देखते हैं। जी, इससे दूसरा जुड़ा हुआ सवाल ये है कि भारत में बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल चीज़ें, व्यवस्थाएं बड़े पुराने किस्म की हैं, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसमें सीरियस मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। पॉलिटी के लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे, जुडिशियल सिस्टम के लेवल पे, रेगुलेशन के लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ों पर बहुत बेचैन होते होंगे। अगर आप टॉप 2-3 आइडियाज़ दें जो लुकिंग फॉरवर्ड एजेंडा सेट करे, तो वो क्या होंगे? दो तीन चीजें हैं जो मुझे लगता है लुकिंग फॉरवर्ड हमको करनी चाहिए। हमारी जो जो आज सरकार का एक पॉलिटिकल विजन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार का जो एक पॉलिटिकल विजन है, वो एक इंडिया को पॉलिटिकल पावर हाउस बना दिया। आज ग्लोबल डिस्प्यूट में इंडिया की जो अहमियत है, रशिया यूक्रेन में लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि भाई तुम भी कुछ मदद करो, इसका मसला खत्म कराओ। ये कभी नहीं था। आज जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग रिसीव करते हैं, अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये पहले कभी नहीं था। तो एक इंडिया की इमेज बहुत बड़ी होगी। दूसरा, इंडिया की इकोनॉमिक पावर हाउस की जो कैपेसिटी है, ये बहुत ग्रो की है। ये माइंडसेट सरकार में तो आया है, पर ये माइंडसेट हमारे कुछ सर्विसेज में मेरे को कई जगह लगता है कि गड़बड़ है, और वो कैचअप करना उनको चाहिए। एक जगह है, मैं बताऊं, मैं हमेशा ये कहता हूं, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। आज इंडिया पावर हाउस है। इंडिया की करेंसी को आज देख लो कितनी वैल्यू है। ये क्यों लगाया हुई है खिटखिट, और छोटी छोटी बातें हैं। और आज एक इंडियन ट्रैवल करता है, और भी इंडियंस को अगर बाहर घर खरीदना है, इंडियंस को बाहर अगर अपना पैसा खर्चा करना है, टैक्स पेड मनी है, पूरा हिसाब दिया हुआ है, क्यों आप रोक लगाते हो ऐसी छोटी, ये छोटी छोटी बात है, ये बड़ी हो जाती है। ये एक माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इतना प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का फोकस है, पर स्टेट्स के लेवल पे आके ये सब बॉक डाउन हो जाता है। तो ये जो दो चार चीजें हैं। तीसरा, इन्वायरमेंट का जो आज भी हमारा कानून है, उसको एकदम एक दलदल बनाया हुआ है कि फंस गया कोई अंदर तो बाहर ही नहीं निकल पाता है। जी। तो ये सब जो तीन चार चीजें हैं, इनमें थोड़ा माइंडसेट चेंज लाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इकोनॉमी में कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं, पर अपनी खुद की इकोनॉमी पे हमको आज भरोसा होना चाहिए।
आज हम जहां पहुंच चुके हैं और आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जो हमारे ड्रीम्स है और जो हमको दिख रहा है हासिल होते हुए, उससे हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। वो कई जगह तो वो सोच जाहिर हो जाती है कि हमारी सोच कितनी बड़ी, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्टेज पे आज इंडिया की हमारी पोजीशनिंग है, उसकी तो हमने सोच बड़ी कर ली, तो कहीं कहीं ये छोटी छोटी बातों में ना हमारी सोच छोटी पड़ जाती है। तो इसको एक बार करके इंडिया क्या पावर हाउस है और इंडिया क्या पावर हाउस बना है, हर इंडियन जो इंडिया से बाहर जाता है वो एक इंडिया का मैसेजर है। आपकी देश की एक तो पॉलिटिकल इमेजरी होती है और एक होती है आपके देशवासियों की इमेजरी, और ये सब चीजों को साथ में हाथ लेके चलना पड़ेगा। तो इन चीजों में थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए, और दूसरा जो एक बहुत मेजर इशू आज सब इंडिया से घबराते हैं वो है इंडिया लिटिगेशन। इंडिया के टैक्स के साथ झगड़ा हो जाए, आपका कोई बैठ के फैसला करने को राजी नहीं। यहाँ के लोगों को झगड़े का मतलब नहीं समझता, सब बैठ के फैसला करते हैं। वहां बैठ के फैसला करने को कोई राजी नहीं, और वहां किया तो वहां किसी के साथ अगर आपकी सरकार ने फैसला किया तो उसकी टीआईएल हो जाएगी, वो आ जाएगा प्रेयर कोई ना कोई लेके कि लगाओ इसमें एसआईटी, बीआईटी, एफआईटी, सीआईटी सब लगाओ इसमें, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे और हर इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करे। तो ये जो माइंडसेट एक बीच में बन के आ गया था, और वो था उस वक्त उस जमाने में यूपीए 2 में जिस किस्म का करप्शन जाहिर हुआ था, उसका एक रिएक्शन था। हमको इसको अपने पीछे छोड़ना है, ये सब पुरानी बातों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है जी। और एक माइंडसेट बड़ा करना है, क्योंकि लोगों को सर्टेनिटी चाहिए। और जहां डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अब इंडिया में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देख लो, पार्लियामेंट बदलती रहती है आर्बिट्रेशन एक्ट आर्बिट्रेशन फ्रेंडली बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी बाय एंड लार्ज जजमेंट्स देते रहता है आर्बिट्रेशन एक्ट फ्रेंडली बनाने के लिए, पर जहां आर्बिट्रेशन की एक्चुअल वर्किंग है उसमें जो आज हाल है, कोई इंडिया के आर्बिट्रेशन को ट्रस्ट नहीं करता, और हाई कोर्ट लेवल पे आज भी जजेस अपील में बैठ जाते हैं अवार्ड लेके, ये कैसा हुआ जी, वो कैसा हुआ जी, ये क्यों लिख दिया, वो क्यों लिख दिया। तो ये सब एक माइंडसेट चेंज है, ये आएगा, ये एक ट्रांजिशन फेज है, ये आएगा। पर अगर आप कह रहे हो कि आगे क्या रास्ता है, तो ये रास्ता है आगे हम लोगों को इन चीजों में अपनी सोच को सुधारना है। जी। आपने जिक्र किया आर्बिट्रेशन का, तो अब जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट की बात हो रही है, लोकसभा से पास हुआ है इंटरमीडिएशन को लेकर के, अब ऐसा लगता है कि भारत में काफ़ी कुछ बदलेगा, उसका क्या इम्पैक्ट आप होते हुए देखते हैं? देखिए, मेरे को आज अगर कोई इंटरनेशनल पूछेगा कि हम साइन करें क्या कि दिल्ली में सीट हो, मैं कहूंगा ये गलती नहीं करना भैया, क्योंकि आपका सुपरवाइजरी कोर्ट इंडिया हो जाएगा, और कहीं भारत सरकार सामने हो या कोई स्टेट सरकार सामने हो तो कभी नहीं करना, क्योंकि वो हर बात पे कोर्ट में चले जाएंगे और आर्बिट्रेशन को डिले करेंगे। जी। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है और मैं ओपनली पब्लिकली कहता हूँ। जी। तो ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं आता, आज इंग्लैंड में आज इंग्लैंड यूरोप से शिफ्ट होकर आज लंदन इतना बड़ा आर्बिट्रेशन सेंटर क्यों हो गया, सिंगापुर इतना बड़ा आर्बिट्रेशन सेंटर क्यों हो गया, वहां के कोर्ट्स में आप चैलेंज करने की कोशिश तो करिए अवार्ड को, क्या दवा के कॉस्ट लगते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अवार्ड चैलेंज किए हैं, ये पब्लिक डोमेन में कभी आ गया कि कितना टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया है इन्होंने इंग्लिश कोर्ट में अवार्ड चैलेंज करके, क्योंकि उनको लगा जैसे इंडियन कोर्ट चलता है वैसे इंग्लिश कोर्ट चलता है, और लगा के कॉस्ट भरने पड़े उनको। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये इससे लोग घबराते हैं कि इंडिया में अगर हमने वेन्यू कर दिया तो ये कैसे चलेगा। जी। ये हमको एक बार लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंडियन कोर्ट्स एक तो क्विक है और दूसरा उतने ही हैंड्स ऑफ हैं जितने इंग्लिश कोर्ट्स हैं, यूरोपियन कोर्ट्स हैं, आर्बिट्रेशन में दखलंदाजी नहीं करते। एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब इंडिया एक आर्बिट्रेशन सेंटर बन सकता है। जी बिल्कुल। चूंकि इस वक्त हम लीगल सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, तो एक सवाल है जो लगातार डिबेट में है। हर सुप्रीम कोर्ट का जो एक वक्त होता है उसमें वो अपने को डिफाइन करता है कि वो क्या डायरेक्शन लेना चाहता है। तो इस वक्त का जो माहौल है उसमें जो टॉप जुडिशरी है वो उसका फोकस क्या आपको लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो पब्लिक फेसिंग मुद्दे हैं उस पर कोर्ट बहुत प्रोएक्टिव है, और जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आप कुछ लोग इक्वल हैं, कुछ लोग ज़्यादा इक्वल हैं, किसी के लिए तो बहुत कुछ पेंडिंग है और किसी के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं। तो इस वक्त कोर्ट के कॉन्डक्ट पर आपको क्या कहना है? देखो, एक
तो हमको ये पहले सोचना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट, ये इंस्टीट्यूशन क्या है। ये बाकी जैसे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है या बाकी यूनाइटेड किंगडम का सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि यही हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट है। इसके जैसे कोर्ट है जिसमें सिर्फ लीगल मुद्दों का सॉल्यूशन होता है, या ये सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट स्टॉप शॉप है कि जिसको लगा, जिस आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा और सरकार ने जो किया उसको पसंद नहीं आया, वो पीआईएल लेके पहुंच गया कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है, फुटबॉल एसोसिएशन ऐसा क्यों चल रहा है, हॉकी एसोसिएशन ऐसा क्यों चल रहा है, जी क्रिकेट एसोसिएशन ऐसा क्यों चल रहा है, ये यहाँ पानी क्यों नहीं देते, यहाँ ड्राउट क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते, और इस किस्म का माहौल जो बना हुआ है। तो ये एक हमारे कोर्ट ने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड किया है। अब इसके कारण दो चीजें होती हैं। एक तो आप एक एस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हो जो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, और इसलिए अब आपको देखो थोड़ा डिसइंचार्टमेंट हो रहा है लोगों को कि अरे कोर्ट को क्या हो गया, कोर्ट तो सरकार से दब रहा है, हर मैटर में कोर्ट सरकार के फेवर में जा रहा है, क्योंकि एक आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लिया। अब वो उसको आप मैनेजिंग, वो एक्सपेक्टेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए एक ये कोर्ट के रोल के बारे में कंफ्यूजन है। दूसरा, जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर पे, और मैं ये हमेशा कहता हूँ जी एक चीज इंडिया में अगर बहुत डीपली फ्लॉड है तो ये जजेस की अपॉइंटमेंट, यानी जजेस ही जजेस को जज बनाएंगे, ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये अनहर्ड ऑफ है, और इसको खत्म करना चाहिए। ये होने के बाद एक कोर्ट अपनी आइडेंटिटी बनाता है। जी पर ये कहते वक्त भी एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए, हर कोर्ट का एक पर्सपेक्टिव होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो समय के साथ बदल सकता है। एक जमाने में प्रो प्रॉपर्टी कोर्ट था, फिर हमारा एंटी प्रॉपर्टी कोर्ट हो गया, फिर लेफ्ट लीनिंग सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब सेंट्रिस्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया। एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट में प्रॉफिट की अगर आप बात करो तो ऐसा लगता था आप गाली दे रहे हो। आज सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोगों को पैसा कमाना है, ये करना है, आगे बढ़ना है, तो वो भी है। तो ये एक कोर्ट का माइंडसेट जैसे चेंज होता है, तो कोर्ट की अप्रोच भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे चेंज होती रहती है, और उसमें कोई हर्जा नहीं है, वो एक हेल्दी इंटेलेक्चुअल डिबेट है। जी पर कोर्ट को ये फर्स्ट स्टॉप शॉप होना चाहिए हर प्रॉब्लम के लिए, या कोर्ट को थोड़ा दो कदम पीछे हट के ये कहना चाहिए कि अगर कोई जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा हो तो उसको हम करेंगे। और दूसरी बात, ये जो कोर्ट में आज पीआईएल्स आती हैं, ये गलत हो गया और वो गलत हो गया, आप सीबीआई को डायरेक्ट करिए एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, आप एसआईटी बनाइए, आप ये करिए। अब यानी जो मैजिस्ट्रेट का काम है इन्वेस्टिगेशन ओवरसी करना, वो सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करे। एक आध कभी बड़े केस में जहां ये लगे कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अलाइंड है, उसमें ये करना एक बात है, पर ये लोगों को डर लगता है। मैंने तो एक बार मजाक में किसी को कहा था कि ये लॉयड्स जो इंश्योरेंस करती है उनको कहो कि इंडिया में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए एक पीआईएल इंश्योरेंस निकाले, कि क्या बिल्कुल चांस है वो जाए तो पीआईएल हो जाएगी उनके खिलाफ। तो ये सब चीजें, और ये होती हैं एक कोर्ट के ट्रांजिशन में, दो कदम आगे दो कदम पीछे पीछे, कभी एक कदम लेफ्ट एक कदम राइट जी करके आप अपनी राह बना लेते हो, और राह पे फिर आप जाते हो सेंटर करके आगे चलते हो। सालवे साहब, ये कंपेलिंग प्रॉब्लम है, बहुत बरसों से बात हो रही है इस पीआईएल इंडस्ट्री की, जिसमें हमको पता है बहुत सारे लोग मिसयूज भी करते हैं प्रोसेसेस का, लेकिन इसमें करीब करीब जब कंसेंसस है तो इसको रोकने के लिए कोई इफेक्टिव कदम अभी तक उठता हुआ दिख नहीं रहा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि फ्री फॉर ऑल है। देखिए, मैं तो ओपनली कहता हूं पीआईएल के दो प्रॉब्लम हैं। जो शुरू हुआ ये 1991 कोalition पॉलिटिक्स में नरसिम्हा राव जी के जमाने से शुरू हुआ, कि उनको लगा जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल डिसीजन है हम क्यों ले, कोर्ट पे छोड़ दो। और इसका मोस्ट क्लासिक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, जब अयोध्या में कर सेवक पहुंच गए जी और पीआईएल आया, तो मिलन बनर्जी ने, वो बेंच थी, वेंकटचलैया साहब और मेरे ख्याल से वेंकटचलैया एंड आई एम फॉरगेटिंग हु द सेकंड जज वाज। जी तो वेंकटचलैया साहब को कहा कि आप ऐसा करिए, जस्टिस रे, वेंकटचलैया रे के बेंच, वेंकटचलैया साहब के बेंच के सामने उन्होंने ये कहा कि आप, दी आर्मी इज वेटिंग देयर फॉर योर कमांड। तो उस पर वेंकटचलैया साहब बोले कि आर्मी इज टू बी कमांडेड बाय द कमांडर, नॉट बाय अस, यू डिसाइड व्हेन टू फायर। ये क्यों? क्योंकि
क्या कितना सख्त कदम लेना चाहिए कर सेवकों के खिलाफ, सरकार नहीं फैसला करेगी, वो कोर्ट के पीछे छुपना चाह रही थी। और तब से ये एक माइंडसेट ही बन गया, सब कोर्ट में करने दो, सब कोर्ट में करने दो। ये पूरा जो कोल का मसला हुआ है, पूरा कोल का मसला हुआ है, और इंडिया की इतनी रेपुटेशन खराब हुई है कोल, और वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बिना लोगों को नोटिस दिए, बिना लेसीज का सुन के कोल माइनिंग लीजेस सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए। कोई अगर सिविल सर्वेंट ये कर देता, कोई माइनिंग डिपार्टमेंट ये कर देता, तो उनकी खाट खड़ी कर देता कोर्ट, पर वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सरकार को ये डर लगा, 10 में से 7 लोगों को तो ठीक मिला, 3 को वो दाएं बाएं करके मिला। तो अगर पूरे एक्चुअल रिकॉर्ड्स आ गए कोर्ट के पास, तो फिर वो 3 फंस जाएंगे। तो कोर्ट को कह दिया भाई हमारे पास कुछ नहीं है, यही है, आपको जो करना है कर। तो इस किस्म का जो ये सरकारों ने भी कोर्ट के हाथ में चीजें छोड़ दी कि भाई आप करो, कि हम हमारे से नहीं संभल रहा। अब वो सरकार, आज की जो सरकार है, वो फ्रंट फुट पे है, जिसको कहते हैं, वो कहती है हम सब कुछ करेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। तो ये जो शिफ्ट आया है, मिसेस गांधी के जमाने में कभी एक कोर्ट में पीआईएल वीआईएल नहीं होती थी, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे आके सरकार चलाती थी। सही किया, गलत किया, पॉलिटिकल डिसीजंस लिए, उससे फेवरेबल हुए तो इलेक्शन जीते, हड़बड़ हो गए तो इलेक्शन हारे। पर उस तरीके से आज जो है सरकार पॉलिटिकल डिसीजन लेती है, अगले इलेक्शन में फैसला हो जाएगा कि सरकार लोग खुश हैं या ना खुश हैं, पर डिसीजन लेके सरकार तो चल रही है, सरकार चला रहे हैं, पॉलिसीज आ रही है, फैसले आ रहे हैं। तो ये एक बार हो गया तो कोर्ट को थोड़ी अपनी पोजीशन रिकंसिडर करनी पड़ेगी, रीअसेस करनी पड़ेगी कि भाई सरकार की, गवर्नमेंट्स आर एक्सपेरिमेंटल। एक बड़े फेमस इंग्लिश जर्नलिस्ट ने कहा था कि ये बेसिक डिफरेंस है, कोर्ट्स आर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल एंड प्रेसिडेंट बाउंड, गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल। Government has to be on an empirical basis. Court has to be, court can't say करके देखा जाएगा जो होता है। सरकार को रिस्क लेनी है, कोर्ट रिस्क नहीं, कोर्ट प्रीसिडेंट बाउंड है। भाई ये हमने पहले किया तो यही कर रहे हैं, वरना बताओ क्यों हम रास्ता बदलें। सरकारें तो बनती हैं रास्ता बदलने के लिए। लोग एक सरकार से नाखुश है तो दूसरे को लाते हैं कि भाई रास्ता बदलो। बिल्कुल। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ये आपने सालवे साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जो माइनिंग के विषय में आपने कहा। तो एक माहौल फिर से तब बन रहा है जबकि हिंदुस्तान में इस वक्त ग्रोथ के लिए प्राइवेट सेक्टर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योरल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। तो एक एंटी एंटरप्रेन्योर और एंटी बिजनेस माहौल खड़ा करने की लगातार कोशिशें हुई हैं। सोशलिस्टिक माइंडसेट था, अभी वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें कूद गए हैं और उसको बहुत बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसको कैसे टैकल कर सकती है पॉलिटिकल लीडरशिप? देखिए, यही आज सबसे बड़ा फियर है। आपने मेरे से पहला सवाल पूछा था कि आज लोग भारत को किस तरीके से देखते हैं, इंडिया को किस तरीके से देखते हैं, और मैंने कहा एक नजरिया ही बदल गया लोगों का। पर इसमें उससे आप खुश हैं, ये बात नहीं है। कोई देश खुश नहीं होता कि दूसरा मेरे से आगे निकल गया है जी। और हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो हमारे सिर के ऊपर बैठा है, चाइना, उनके साथ आज हमारा डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस एरिया में उनके इंटरेस्ट में हमेशा ये होगा, इन लोगों के, ये कंट्रीज के, एक कोर्ट्स को यूज किया जाए रोकने के लिए। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये हमेशा चल रहा है। इंडिया में जिस तरीके से हम इंपोर्ट करते थे, माननीय अब होता है कि नहीं, इंपोर्ट करते थे ये बैटरी वेस्ट जी, और उसमें से हम कॉपर वॉपर निकाल के बनाते थे। पीआईएल आई कि ये देखिए हैजर्डस केमिकल है, इंडिया में कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। और भाई इंडिया में ऐसे ही चलता है हर काम, तो किसी ने केयरफुली देखा तो हो सकते हैं कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हो, कुछ नहीं फॉलो हो रहे हो। कोई एज एन इंडियन हमारा तो वी आर नॉट शॉक्ड। यस, 19-20 चल रहा था। बट आई वाज अपियरिंग फॉर द एसोसिएशन, आई मस्ट स्टार्ट बाय टेलिंग यू, ऑफ द इंडियन इंपोर्टर्स। उनको कागज मिल गया कि यूरोप की काउंसिल में ये डिस्कशन हो रहा था कि अगर भाई इंडिया जैसे देश अगर बैटरी में से कॉपर निकाल के बनाने लगे तो हमारा हम जो इतना कॉपर बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कौन खरीदेगा। और पीआईएल आ गई। आज देखिए जिस किस्म की एक ये नैरेटिव बनाई जा रही है इंडिया के बारे में कि
इंडिया की इकोनॉमिक इस पे तो आज कोई कह नहीं सकता, तो डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। अरे भाई, तुम ये खड़े होके बोल रहे हो इंडिया में कि डेमोक्रेसी इज डेड, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि डेमोक्रेसी इज अलाइव। आज जितने लोग गाली बकते हैं इंडिया में खड़े होके कि सब मर गया, आज आपके मीडिया को सब लोग कहते हैं कि मीडिया में हिम्मत नहीं कुछ लिखने की, और आपके मीडिया पे ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे में हिम्मत नहीं लिखने की और आप लिख रहे हो कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि मीडिया आज बिक गई है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो क्या है? जी, इस पे एक बात याद आई तो मुझे। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इंडिया के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा नैरेटिव ये इंडिया से आ। बिल्कुल, इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने पिकअप किया। ऐसे तो ये रोज़ का डिस्कशन है, लेकिन आपने पिकअप किया है तो ज़रूर इसके कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे बातें ना करें। इस पर आप सोचते हैं कि आप खुद भी एक PIL लाने की बात कर रहे थे वो दिल्ली ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में। ये क्वेश्चन मेरा ये है सालवे साहब कि जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक नॉइज़ और परसेप्शन का फर्क ना पड़ जाए, इम्पैक्ट ना पड़ जाए केस मुकदमों पर, ये एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है और जजेस इस परेशानी से गुजरते हैं। ये तो सोशल मीडिया वाला आपने जोड़ दिया है मीडिया के अलावा, इसको जरा एक्सप्लेन करिए। देखिए, अव्वल तो किसी और देश में ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जुडिशरी का काम ऐसा है, वो उस स्पेस में ही नहीं आती जहां डे टू डे इश्यूज पे कंट्रोवर्सी हो। हमारी जुडिशरी आती है क्योंकि ये PIL बाजी चलती रहती है और उसमें हेडलाइन न्यूज छपती रहती है। पर आज सोशल मीडिया जो है, और आई एक्सेप्ट आई एम नाउ 67 years old, मे बी आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द थिंकिंग एंड माई थिंकिंग मे बी आउट ऑफ डेट, हो सकता है मेरी सोच पुरानी हो गई, पर आज आपने हर इंसान को एक पब्लिशर बना दिया है। ये ट्वीट और ट्वीट और ये सब पकड़ा के आप पर्सनली तो लिखते रहो, पर ये जब पीपल ऑफ पावर, पीपल ऑफ अथॉरिटी, जब वो ये मीडिया बाजी शुरू कर देते, आज मैं देखता हूं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक दूसरे के बारे में जिस किस्म की फालतू चीजें लिखते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो जजेस के बारे में चीजें लिखते हैं। पार्लियामेंट में जो ये कन्वेंशन है कि आप एक जज के बारे में बात नहीं करोगे, तो उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के बाहर आके गाली गलौज करोगे आप कोर्ट के साथ। और ये जो हमारे एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट, एक जो है ना जिसको कहते हैं, आज जो हमारी वोकैबुलरी है, आज जो हमारी ये भाषा है, ये इतनी श्रिल हो गई है, इतनी नेगेटिव हो गई है। जो एक सिविल सोसाइटी जो आप कहते हो, मैं उसको कहता हूं ये आज हमारी सिविल सोसाइटी नहीं, आज हमारी अनसिविल सोसाइटी। और इन जितनी आप ज्यादा गाली दे सको उतना ज्यादा लोगों को पढ़ने में जी। और दूसरा ये यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, यानी इसमें जो चीज छप गई वो गॉस्पेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम लोगों को ये भी एक दौर है, मुझे ये पूरा भरोसा है कि ये भी एक दौर है, ये दौर भी निकल जाएगा और ये अपने आप को इररिलेवेंट कर लेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा बकवास हो गई है सोशल मीडिया पे कि अब लोगों को शक पड़ गया कि जो इसने लिखा भी है ये बड़ा ज़रूरी है इस कुचक्र से निकलना। चूंकि आपने कर्कश भाषा का जिक्र किया तो अभी जाहिर है कि एक ये नया मसला आया था कि राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणी कर दी और उस पर उनकी मेंबरशिप गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, बहाल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केस के कंटेंट पे या मेरिट पे कुछ नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि आपको थोड़ा रिस्ट्रेन करके बात करना चाहिए। इस पर आप कोई राय ज़रूर रखते होंगे सालवे साहब। वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए ये बात इतनी अहम है कि उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी बात है, पर और ये इतनी बदतमीजी से आप बात कर रहे हो, आप लोगों पे झूठे आरोप लगा रहे हो और आप फिर बोलते हो कि मैं पब्लिक लाइफ में हूं और सबको मालूम है, भले कितना भी डिनाई कर लें, कि ये रोज रात को जब सोते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखते हैं। तो ये स्टैचर है आपका कि इस किस्म की आप भाषा यूज करो। अब उसका कन्विक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये कहा कि देखिए जो आपने कहा गलत कहा और इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए, पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड जानी चाहिए, तब तक कि अपील का फैसला होता है या नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कन्विक्शन स्टे किए।
जी इसलिए नहीं कि मेरिट्स पे उनको लगा कि ये केस में दम है। जी, वहाँ के लोगों के अधिकार के लिए ये बात उन्होंने कही है, हाँ, जो मैं समझा। जी, एक चीज़ और आ गई है इस वक्त के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, वो है फ्री बीज का मसला। बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है और इस पर कोई ब्लैक एंड वाइट राय तो हो नहीं सकती, लेकिन आई एम श्योर कि आप इस पर कुछ पक्की राय ज़रूर रखते होंगे देखिए, कि ये बहुत मैं तो डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। डिस्टॉर्शन नहीं है, ये भी एक किस्म का करप्शन है। आप टैक्स पेयर का पैसा दोनों हाथों से बांटो इलेक्शन जीतने के लिए, इससे ज्यादा घटिया राजनीति हो ही नहीं सकती। इनके डिफेंस में मैं एक ही चीज कहूंगा कि इंडिया वही एक अकेला देश नहीं है जहां ये हो रहा है। ये कई देशों में, यूरोप में आप देखो, ये सोशलिज्म के नाम पे इन्होंने क्या कर करके जो हाल आज बनाए हैं। अगर आज यूरोप इकोनॉमिकली फ्लाउंडर कर रहा है, वेजेस बढ़ा दिए हैं आपने, एम्प्लॉयज को जो टर्म्स दिए हैं अनइकोनॉमिक कर दिया। कोई आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, एम्प्लॉयज काम नहीं करते। आज आप फ्रांस में देखो किस किस्म का अनरेस्ट चल रहा है, हर दूसरे दिन अनरेस्ट हो जाता है, हर दूसरे दिन स्ट्राइक हो जाता है। यहाँ यूके में आप देख लीजिए क्या हाल है। जी डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, नर्सेस स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ट्रेन स्ट्राइक पे चले जाते हैं, देश पूरा ऊपर से नीचे हो जाता है। लंदन जैसा शहर है, यहाँ 1/3 पॉपुलेशन मोबाइल पॉपुलेशन है जो रोज काम करने आती है, काम करने जाती है। ट्रेन सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम वो रू जाए तो ये एक सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है इसको, आफ्टर न्यूयॉर्क। पूरा पैरालाइज हो जाता है। जी तो हर दूसरे दिन आप देखते हो कि ये चल रहा है यहाँ। तो और क्यों? क्योंकि यहाँ के भी जो राजनीतिक हैं वो यही करते हैं, बांटे जाओ टैक्स पेयर का पैसा। बिल्कुल। तो ये फ्रीबीज, और इंडिया में तो हम अलग लेवल पे ले गए। आज मैंने पढ़ा, वो चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि भैया पहले साल में एमपी अपने एमएलए को कह रहे थे कि मैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तुम्हारा वहां नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्रोमिसेस फुलफिल करने। जी यानी हम इलेक्शन लोगों को बोला कि 40,000 करोड़ तुमको देंगे, इलेक्शन हमको जिता दो। उन्होंने उनको जिता दिया, वो टैक्स पेयर के 40,000 करोड़ वहां लुटाना है। जी बिल्कुल। सालवे साहब, दो सवाल आपसे और लेना चाहता हूं, और एक ये है कि जो यूके के साथ हमारे एफटीए की बात हो रही है उसमें आप क्लोजली इन्वॉल्व हैं और अब शायद वो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस होने जा रही है, और इसके अलावा सब लोग आपकी तरफ देखते हैं जब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, कुलभूषण जाधव, इन लोगों को भारत वापस भेजने की बात होती है। इस पर ज़रूर आप हमको कुछ नई जानकारी दे सकते हैं। नहीं, नीरव मोदी का जहां तक सवाल है उसका तो एक केस चल रहा है। इनफैक्ट मैं अपियर हो रहा हूँ भारत सरकार के लिए यहाँ हाई कोर्ट में, लंदन में। उसमें बहुत प्रोएक्टिव रोल लिया है हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जाके पूरा इंटरवीन किया और इनकी जो जितने इनके ट्रस्ट हैं ये इनका पैसा बटोर के वापस लाने की बात चल रही। तो ये एक इम्पोर्टेंट आगे स्टेप हम ले रहे हैं। दिक्कत क्या है, यूनाइटेड किंगडम या किसी भी देश में एक्सट्रेडिशन पहला स्टेप तो जुडिशरी में होता है, वो सब मलया का, नीरव मोदी का खत्म हो गया है, फाइल पड़ी है। अब बस एक आखिरी उनको स्टेप लेना है कि हाँ जी ये सब कानूनी कार्रवाई पूरी हो, आप यहां से जाइए। और उन्होंने कुछ असाइलम का क्लेम किया है, क्या किया भगवान जाने, वो उनकी सीक्रेट प्रोसेस है, वो बाहर नहीं आती। मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो, मेरे जानकारी में तो ये है कि जब भी हाई लेवल मीटिंग होती तो पहली चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कि कहाँ है हमारे, व्हाई शुड यूके बिकम द होम फॉर इंडियन फ्यूजिटिव्स। यानी हमारे जो तड़ी पार लोग हैं, हमारे जो कानून के खिलाफ इंडिया में जाके आप यूके में जाके छुप जाओगे और आप उनको शहीद होगे और फिर कहोगे हमारे साथ फ्री ट्रेड डील साइन करो। जी तो ये एक इनकंसिस्टेंट पोजीशन है। तो इसलिए ये इश्यूज एक लार्जर पॉलिसी उसमें रेलेवेंट हो जाते हैं। ये नहीं कि इंडिया ने रोक दिया कि हम साइन नहीं करेंगे एफटी के कारण, किसी एक न्यूज आर्टिकल ने कह दिया था कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ओके। पर ये इश्यूज भी हैं टेबल पे, और इंडिया बहुत हार्ड नेगोशिएट कर रहा है एफटी, और सही कर रहा है, क्योंकि एफटीए को हार्ड नेगोशिएट करना चाहिए। आज हमारी पोजीशन ये है कि यूरोप से अलग होके ब्रिटेन को हमारी ज्यादा जरूरत है या जाने, और बहुत इनके लिए अहम है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, रादर देन हम ये वो जमाना चाहिए कि हम इनके पीछे भाग रहे हैं। तो आज एक थोड़ी इक्वालिटी से हम बैठ के इनके साथ टेबल पे नेगोशिएट कर रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। जी, आखिरी सवाल,
आप लीगल एडवाइस तो फ्री में देते नहीं होंगे, लेकिन आपसे एक ट्रैवल एडवाइस चाहिए जो हमारे दर्शकों के भी बड़ी काम आएगी, क्योंकि आप घूमने के बड़े शौकीन हैं और अभी अभी आप कीनिया से लौटे हैं। तो आपकी लिस्ट में और कौन से देश हैं जहां आप नया डिस्कवर करेंगे, जहां नहीं गए हैं, और कौन से देश हैं जिसको आप रिपीट करने वाले हैं? देखिए, अब काम वाम थोड़ा कम कर दिया, अब घूमने का समय है, तो पूरा लैटिन अमेरिका है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ जाना है। और अब जो मेरी एक इकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी है, जो एक एनवायरनमेंट को देखना, कल्चर्स को देखना, वो अब मैं फुलफिल कर सकता हूँ। और मैं बताऊं, 2 ट्रिप्स मैंने किए हैं। एक जापान गया था, मैं क्योटो गया 3 दिन के लिए, और जो जापानीज लोगों को मैं कल्चर देखा, जो उनमें डिसिप्लिन है, जो उनमें ह्यूमिलिटी है, ये देख के जो और जो स्पिरिचुअल फीलिंग आती है वहां जाके, तो वो एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का। और अभी मैं हफ्ता भर केनिया में मसाई एरिया में घूम के आया हूँ। और सबसे बढ़िया बात, वहाँ के जो लोगों से बात की, लोगों से मिले, और जिस तरीके से ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस है, बहुत उससे ऐसा लगता है कि एक फ्यूचर है इस प्लेनेट का। और निकलने के पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप एक पेड़ लगाइए यहाँ। तो मैं पेड़ लगाने गया, और एक यंग आदमी था, उसको पूरे स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि केनिया में कितने पेड़ लगाने जाने, कितने मिलियन पेड़ लगाएंगे, ये लगाएंगे, और कहता हम लोगों का कोटा इतने पेड़ों का है। और वो बड़े स्वीटली उसने कहा मुस्कुरा के कि हमने अभी तक तो लिया ही लिया है प्लैनेट से, अब समय आया है कुछ वापस देने का। जी बिल्कुल। जापान के बारे में आपने जब जिक्र किया तो आपने एक वर्ड का यूज़ किया, ह्यूमिलिटी। मैं समझता हूँ कि मेरी भी एक राय है जापान के बारे में, शायद आप एग्री करेंगे कि एक अच्छा सिटीज़न क्या होता है, एक अच्छा हम्बल इंसान क्या होता है, विजडम क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये चीज़ें, और परफेक्शन क्या होता है, ये जापान बड़े मज़े से सिखाता है। इज़ इट राइट? तो उसमें 2 बातें बताऊंगा संजय। एक तो खाने का शौक है बहुत, तो जापानीज खाने का भी बहुत शौक है मुझे, फ्रेंच खाने का भी बहुत शौक है। बट आई मस्ट टेल यू, सबसे बढ़िया फ्रेंच मील मैंने टोक्यो में खाया है। क्योंकि अगर वो फ्रेंच खाना भी बनाएंगे तो इतने परफेक्शन से बनाएंगे कि वो फ्रेंच लोगों से अच्छा फ्रेंच। दूसरी बात एक जो मेरे दिल को बहुत लग गई, और मैं क्योटो में सुबह सैर करने गया, घूमते फिरते वापस आ रहा था, तो एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग था। मैंने देखा भीड़ लगी, तो मैं जाके बगल में खड़ा हो गया पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के। और मैंने फिर लेफ्ट राइट देखा, मैंने कहा ना तो ट्रेन स्टेशन है ना तो बस स्टेशन है, भीड़ क्यों लगी हुई है। और बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो सुबह का समय था। फिर मैंने देखा ये सब बच्चे एक लाइन में खड़े हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग क्रॉस करने के। तो इतनी शर्म आई मुझे, मैं जाके पीछे खड़ा हो गया सब, और सब क्रॉस कर गए। और लाइट काफी देर तक हरी रहती है पेडेस्ट्रियंस के लिए। इस उम्र से बच्चों में ये इनकलकेट किया जाता है कि अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे भी जाना है तो लाइन में खड़े हो, एक एक करके जाओ या 2-2 करके जाओ, आराम से जाओ, लाइट को देखो, कानून कानून की इज्जत करो, रूल्स की इज्जत करो। इसीलिए वो सोसाइटी इतनी सॉलिड है। वहाँ जो रूल है वो आपका खिलौना नहीं है। वो जो रूल है उसको आप बड़ी सीरियसली लेते हो, उसकी इज्जत करते हो, अपने देश की इज्जत करते हो, अपने कल्चर की इज्जत करते हो। और ये हम लोगों को अपने देश में कोशिश करनी चाहिए, हमारी यंगर जनरेशन में डेवलप करने की। जी, बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसके बाद मैं पब्लिकली आपको इनविटेशन दे ही दूं कि एक बार सिर्फ ट्रैवलिंग पर और ख़ास करके जापान पर एक लंबी बातचीत आपसे फिर की जाएगी। साले साहब, जरूर। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आपका बहुत शुक्रिया।